Hello students, welcome to part 3 of this series which we are doing for chapter Atoms and Molecules, chapter number 3. This video is about atoms. इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात की थी, जिसमें डाल्टन ने बताया था कि वो एटम के बारे में क्या सोचता है और कुछ 6 पॉइंट्स बताए थे उसने. अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके पिछले वाले पार्ट 2 में आप जाके देख सकते हैं कि डाल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या बताया था. उसके आगे बढ़ते हुए हम लोग देखने वाले हैं कि एटम एग्जैक्टली क्या है जो हम लोग अभी जानते हैं. ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज एन एटम. अब जैसे डाल्टन ने बोला था कि एटम्स मिलके ही आगे कंबाइन होते हैं, स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन होते हैं, मास कंजर्व होता है. तो एटम एग्जैक्टली क्या है? एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर of this world. Basically this world is made up of matter, जो हमने चैप्टर 1 में देखा था. जैसे ये शर्ट, ये खुद मैं, ये चश्मा, ये फोन, ये बोर्ड, एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर. नाउ व्हाट इज मैटर मेड ऑफ? एवरी मैटर, ऑल ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक बोला. जैसे आप किसी बिल्डिंग को देखते हो तो आप बोलते हो कि बिल्डिंग किससे बनी हुई है, तो आप बोलेंगे कि बिल्डिंग ब्रिक्स से बनी हुई है या बिल्डिंग सीमेंट से बनी हुई है. तो उसी तरीके से आप जब बिल्डिंग पे बिल्डिंग एक ईंट पे ईंट, ब्रिक पे ब्रिक, जब आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप उसको एक बिल्डिंग बताते हो, एक स्ट्रक्चर बताते हो. वैसे ही सब बहुत सारे एटम्स मिलाने के बाद जब ये दुनिया बनती है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है एटम. ठीक है, अब एटम कितना बड़ा है? एटम इतना छोटा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना छोटा है. मतलब ये कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है उसके अराउंड. ठीक है, सो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 10⁻⁻10 मीटर क्या है. तो मैं आपको फिलहाल तो सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अगर H एटम का रेडियस 10⁻10 मीटर है तो कंपैरेटिवली एंट का रेडियस 10⁻³ मीटर है. अब रेडियस बोले या फिर लेंथ बोले, समथिंग लाइक दैट. तो ये जो एंट है, अगर आप को थोड़ा सा कन्वर्जन याद है तो ये जो होता है, दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर बहुत ही छोटा, 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर के 10 टाइम्स, उस 10 आप उसके डिविजन्स करोगे तो आपको एक 1 मिलीमीटर मिलेगा. तो वो छोटी सी एंट को अगर आप इमेजिन करो तो एक एंट में एक एंट में सपोज आपने H एटम ऐसे 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 करके एक के बाद एक हाइड्रोजन के एटम्स लाइन अप किए, तो ऐसे आपको 10⁻⁷ हाइड्रोजन एटम्स लाइन अप करने पड़ेंगे एक के बाद एक, तब जाके वो एक एंट बनेगा. और वो एंट कितना सा है? वो सिर्फ इतना सा एंट है. मतलब उस छोटे से एंट में भी उसके और छोटे, बहुत ही छोटे H एटम्स भी होते हैं उसके अंदर, हाइड्रोजन एटम्स. और वो हाइड्रोजन एटम्स कितने होने चाहिए? 10⁻⁷. अगर आप इसको 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा. आप एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसेस आपने पढ़ा होगा मैथ्स में ना. व्हाट इज 10⁻⁷? तो हमारी भाषा में 10⁻⁷ इज 1 करोड़. मतलब कि 1 करोड़ हाइड्रोजन के एटम्स आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जब 1 करोड़ एटम्स हो जाएंगे तब वो एक चींटी को कवर कर पाएगा. तो आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि हाउ स्मॉल इज एन एटम. आपको चींटी भी, बहुत लोग को तो चींटी भी नहीं दिखती उनकी आंखों से, उनको चश्मा पहनना पड़ता है. उससे भी बहुत छोटा H एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम और बहुत सारे एटम्स बहुत ही छोटे हैं. राइट, सो हमको एक आइडिया आ गया कि हम लोग नेकेड आई से मतलब कि बिना कोई माइक्रोस्कोप के, बिना कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, हम लोग सिर्फ ऐसे ही वी कैनॉट सी एन एटम. व्हाई? बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल. हम चींटी को भी नहीं देख पाते अच्छे से. राइट, तो आई थिंक ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 या 2 का जवाब है. आई थिंक 2 है. सो वी विल कर दैट अगेन. सो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लीजिए. एंड जस्ट रिमेंबर कि एटम को हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं अभी. हम इतना छोटा है एटम कि बिना कोई इंस्ट्रूमेंट को उसको देख ही नहीं सकते. राइट, आपके टेक्स्ट बुक में एक इमेज दिया हुआ है, वो एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप का
एक इमेज है सिलिकॉन एटम्स के एक पूरे शीट का, बट इंडिविजुअल एटम देखना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. सो एटम बिल्डिंग ब्लॉक है एंड इट्स वेरी वेरी स्मॉल. तो आपने सुना होगा बूंद बूंद से घट भरता है. विद एवरी ड्रॉप यू फील एन ओशन. सो वी आर लाइक एन ओशन, और उसमें एक एक ड्रॉप एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉप्स एटम्स के हैं. दिस इज हाउ स्मॉल एटम्स आर. दिस इज हाउ स्मॉल द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर ऑफ ऑल ऑफ अस. नाउ हाउ डू दीज एटम्स एग्जिस्ट. मतलब हमारे बॉडी में जो इतने सारे एटम्स हैं, हम एटम से बने, तो ये एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं. तो जनरली वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, दे फॉर्म बॉन्ड्स. मतलब कि वो अकेले रहना पसंद नहीं करते. अगर कोई आदमी अकेला है, ऐसा बहुत कम होता है, राइट. वो किसी ना किसी के साथ दोस्ती करता है, उसके साथ रहता है, सोसाइटी में रहता है. तो इसीलिए एटम्स का भी ऐसा ही है. एटम्स भी अकेले रहना पसंद नहीं करते ज्यादा. मोस्ट ऑफ द एटम्स. देर आर सम एटम्स, देर आर सम पीपल ऑल्सो हु लाइक टू स्टे अलोन. देर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जो लोगों के साथ नहीं मिलते. वैसे ही कुछ एटम्स भी है. तो जनरली atoms form, they come together and they form something called as molecules. Now ये molecules क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. बट molecules आप समझिए कि एटम एंड बहुत सारे एटम अगर मिल गए तो वो मॉलिक्यूल बोला जाता है. समटाइम्स एटम को किसी दूसरे एटम की जरूरत नहीं है. समटाइम्स, एंड दोज केसेस आर ऑफ हीलियम, नियॉन एटसेट्रा, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन. आप अगर आपके पास एक पीरियोडिक टेबल होगा तो आपको ये सब नाम दिख जाएंगे. दीज एलिमेंट्स, दीज गैसेस आर कॉल्ड नोबल गैसेस. अब उनको नोबल इसलिए कहा गया क्योंकि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाते, किसी के साथ मिलते ही नहीं, अकेले रहते. सो समटाइम्स दे आर इंडिपेंडेंट, समटाइम्स मतलब इन केसेस में इंडिपेंडेंटली एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, बट जनरली वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. अब मॉलिक्यूल्स का क्या एग्जांपल है. जैसे हाइड्रोजन को अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और पानी बना देता है. कभी कभी ऑक्सीजन को भी अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, तो वो एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो O2 बन जाता है. अकेला ऑक्सीजन एटम खुश नहीं है, तो वो किसी और एक ऑक्सीजन एटम के साथ या फिर किसी कार्बन एटम के साथ दो ऑक्सीजन. सो ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, राइट. सो ये लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते. आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा अकेला O. वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में, बहुत सारे अलग फॉर्म्स में वो हो सकता है. सो दिस इज द केस विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, सो हमने अभी तक देखा कि एटम क्या है और एटम कैसे रहना प्रेफर करता है. अभी हमको देखना है कि एटम या एलिमेंट्स के नाम क्या है और उनके सिंबल्स का यूज किए. तो हमने लास्ट सेक्शन में बात की थी डाल्टन की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो डाल्टन ने जब अलग अलग एटम्स की बात की, अलग अलग एलिमेंट्स की बात की, तो उन्होंने उन एलिमेंट्स को सिंबल देना शुरू किया. तो ये सिंबल जो उन्होंने दिया था वो दिया था उन्होंने हाइड्रोजन को. ठीक है, हम ऑब्वियसली ये वाला सिंबल अभी यूज नहीं करते, ये पुरानी बात हो गई, बट जस्ट फॉर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हम लोग ये इसके बारे में बात कर रहे हैं. ये उन्होंने साइन दिया था ऑक्सीजन के लिए. आई थिंक दिस इज इजी टू रिमेंबर, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर. एंड दिस इज सल्फर. सल्फर, तो ये वाली साइन उन्होंने सल्फर के लिए यूज की थी, राइट. सल्फर आपके बहुत सारे कंपाउंड्स में होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह वगैरह बहुत सारे कंपाउंड्स में सल्फर होता है. तो ये कुछ साइंस है, और भी कुछ साइंस थे. गोल्ड के लिए उन्होंने एक साइन दी थी, प्लैटिनम के लिए दी थी. सो वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, बट जस्ट मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए. ओके, अब कुछ एलिमेंट्स के नाम, कुछ एटम्स के नाम ऐसे भी रखे गए हैं जैसे वो सबसे पहले कहां मिले थे. तो उसका एक अच्छा एग्जांपल दिया गया आपकी बुक में, वो है कॉपर. तो जो कॉपर है उसका नाम आया है साइप्रस से. साइप्रस इज अ कंट्री, यूरोप में एक कंट्री है साइप्रस नाम की. वहां पर सबसे पहले कॉपर मिला था, डिस्कवर हुआ था. तो इसीलिए उस एलिमेंट का, जैसे वो जब एलिमेंट मिला, जब वो मेटल मिला, तो हमने उसका नाम नहीं रखा है, तो somebody gave it the name. साइप्रस से उन्होंने वो नाम थोड़ा सा चेंज हो के आफ्टर सो मेनी इयर्स उसका नाम कॉपर या क्यूप्रम
रखा गया, ठीक है। सो Cu कॉपर के लिए हम लोग जो नाम यूज करते हैं वो है, ठीक है। सो दिस वाज वन एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मैग्नेट। मैग्नेट भी एक मटेरियल का नाम था जो एक ऐसे मैग्नीशिया नाम की जगह पे मिला था। सो एनीवे, नेक्स्ट इज नेम्स एंड सिंबल्स नाउ आर नॉट डिसाइडेड बाय these random thoughts. These are decided by this union, this organization called IUPAC. Now what is this IUPAC? It's like full form hai, which is International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union for Pure and Applied केमिस्ट्री। तो इसके कौन से लेटर्स यूज हुए? इंटरनेशनल यूनियन, IUPAC। तो IUPAC बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे रेगुलेशन सेट करता है फॉर सो दैट पूरी दुनिया में लोग केमिस्ट्री एक पर्टिकुलर भाषा में ही यूज करें, मतलब एक दूसरे से बात करें, सो दैट हमको एक दूसरे के रिसर्च रिएक्शन समझ में आए। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन ने एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स पे एक रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिया है और वो सेट है। अभी आप कोई और नाम या कोई और उसका सिंबल यूज करोगे तो लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एल्यूमिनियम। अब ये जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम, उसके लिए उन लोगों ने सिंबल यूज किया ए, नहीं, उन्होंने सिर्फ ए यूज नहीं किया, उन्होंने ए एल दोनों यूज किया, पर एल जो है वो स्मॉल रखा, ठीक है। ये बराबर है और ए एल बराबर नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। ऑब्वियसली आपको ये सब पता होगा, बट जस्ट आपको कहीं आगे चल के गलती ना हो जाए इसीलिए। एक और ऑप्शन है, एक और एग्जाम्पल है जो है कोबाल्ट। तो जो कोबाल्ट है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? CO लिखेंगे, ये बराबर है C कैपिटल O नहीं लिखेंगे, ओके। सो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स अगर मैं लेना चाहूं तो वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए उन लोगों ने, देखो यहां पर उन लोगों ने फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं, बट यहां पर उन्होंने फर्स्ट 2 लेटर्स नहीं लिए। उन्होंने क्लोरीन का सिंबल CH नहीं लिखा, उन्होंने लिखा CL। तो उन लोगों ने फर्स्ट 2 लेटर्स ना लेते हुए C और L यूज किया। सिर्फ C भी यूज नहीं किया, बिकॉज C किसी और के लिए यूज कर लिया, कार्बन के लिए। सो दीज आर सम एग्जांपल जिसमें 2 लेटर्स यूज हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट 2 ही यूज हो सकता है बीच में भी कुछ यूज हो। तो आपको 118 एलिमेंट्स के सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे याद हो जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू स्पेंड नाइट्स ऑन जस्ट रिमेंबरिंग द नेम्स एंड सिंबल्स, वो हो जाता है धीरे धीरे, ओके। नाउ सम मोर एग्जांपल्स जिसमें नाम जो है वो ग्रीक, लैटिन या जर्मन भाषा से आए हैं, राइट। तो ऐसा एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, वो है सोडियम। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सोडियम के लिए क्या लेटर यूज करें, तो सोचेंगे कि सोडियम के लिए हम लोग S यूज करें। नहीं, सोडियम के लिए S यूज नहीं होता, सल्फर के लिए S यूज होता है। तो सोडियम के लिए हम लोग क्या करें फिर? SO लिखें क्या? SO सोडियम, या फिर SD या SM या ऐसा कुछ तो नहीं। सोडियम का नाम हम लोगों ने रखा है नाइट्रियम। हमने मतलब IUPAC ने उसका नाम सेट कर दिया है नाइट्रियम। अब इसका नाम यहां से आता है, नाइट्रियम में से द सिंबल इज Na। तो जब भी आप सोडियम क्लोराइड बोलते हो, नमक, टेबल सॉल्ट, दैट इज NaCl, सोडियम इज Na। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये नाम कहीं ग्रीक, लैटिन, जर्मन वगैरह से कहीं से आया होगा। और एक एग्जांपल है जो पॉपुलर है, जहां पर गलती हो जाती है, वो है पोटेशियम। तो अब पोटेशियम के लिए हम लोग ये वाला नाम यूज करते हैं, कैलियम। आप बोलेंगे पोटेशियम पर लिखेंगे के, ठीक है। P जो लेटर है वो यूज होता है फास्फोरस के लिए,
राइट? सो आई नो दिस इज ऑल अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सडनली, बट धीरे धीरे आपको सब कुछ याद हो जाएगा. बस अभी मुझे सिर्फ इतना ही बताना था दैट समटाइम्स दे यूज 2 letters, sometimes they use 1 letter, sometimes they use 2 letters not in order, sometimes they do use in order, sometimes they use the name which we use generally, sometimes they use Greek, German and other language names, right? अच्छा, there are some more examples. एक तो एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं आपको, नीचे या ऊपर लिख देता हूं मैं. Let's take a few more examples. मैंने लिखे हुए examples. Let's take boron. अब बोरॉन के लिए वो लोग बी यूज करते हैं. बोरॉन, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बी. बट अनदर वन इज ब्रोमीन. तो हमने बोरॉन के लिए बी यूज किया है, पर ब्रोमीन के लिए फिर से बी यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग बी आर यूज कर सकते हैं. तो कोई सोचेगा कि सर बी एम क्यों यूज नहीं हुआ? तो ये IUPAC ने कुछ नाम सेट कर दिए हैं एंड वी आर ऑल फॉलोइंग इट. ठीक है. देन वन मोर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल आई थिंक आई विल टेक इज फ्लोरीन. फ्लोरीन के लिए हम लोग एफ यूज करते हैं, पर फ्रांसियम के लिए हम FR यूज करते हैं, फ्रांसियम. तो कहीं पे हम लोग एक लेटर यूज करते हैं, फिर सेम FF से शुरू हुआ तो हम लोग कुछ एडिशन और कर लेते हैं. So these are some examples which you will slowly come to know. Okay. So that was a bit about what are atoms, their names and symbols. Now the most interesting part and the most difficult part also for some comes is that I will remove this, and that is atomic mass. Now अब हमने देखा कि एटम इतना छोटा है, तो जब एटम इतना छोटा है तो उसका मास भी बहुत कम होगा. मतलब अगर मैं किसी से पूछूं कि एक हाइड्रोजन एटम का मास बताओ, तो हम बोलेंगे यार एक एंट में 1 करोड़ लाइन से आ जाते हैं हाइड्रोजन एटम्स. मुझे वो एंट का ही मास नहीं पता नहीं कितना मिलीग्राम या क्या होगा. उसके अंदर में और इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो फिर वो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा पता नहीं. मिलीग्राम्स से भी बहुत कम, पता नहीं नैनोग्राम्स एंड ऑल दो स्मॉल weights and even smaller than that actually. So the point is that it's impractical and very tedious to use gram, kilogram for mass of atoms. तो हम लोग एक आइडिया करते हैं, हम लोग उनके बीच में से एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं. See, think about this. I spent some time on explaining this unit which is called atomic mass unit. तो हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं, atomic mass, और उसके लिए यूज होता है U, राइट? सो एटॉमिक मास यूनिट के लिए लेटर यूज होता है तो AMU या फिर U. तो जनरली U यूज करते हैं. तो अभी समझो, इमेजिन कीजिए कि आप लोग नहीं, आप और आपके फ्रेंड, दो लोग एक रिमोट आइलैंड में लॉस्ट हैं. समहाउ यू आर देयर, और रिमोट आइलैंड पे आप खो गए हैं. आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कुछ किलो मतलब आपको मास मेजर करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्केल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यू डोंट हैव मीटर स्केल जिसमें आप सेंटीमीटर देख सको, कुछ नहीं आपके पास. हाँ, पर आपके दोनों आप और वो जो आपका दोस्त है उसको ये सब समझ में आता है कि आई नीड समथिंग लाइक दैट फॉर फ्यूचर पर्पस, फॉर फ्यूचर यूज. तो सपोज आपको एक लकड़ी बनानी है, लकड़ी इतने लेंथ की लकड़ी बनानी है. तो आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई एक काम कर, जंगल में जा और इतने लेंथ की लकड़ी काट के लेके आ. अब उसको कैसे बताओगे आप ये कितने लेंथ की है, राइट? आपने उसको बोल दिया भाई देख इतने लेंथ की लेके आ, बट वो जब तक ये लेंथ याद कर रहा था तब तक हुआ ही कि जब तक वो ऐसे लेके गया अपना हाथ, हो सकता है उसका हाथ ऐसा हो गया, हो सकता है हाथ उसका बड़ा हो गया. तो पॉइंट इज कि अगर आपने उसको बोला इतने लेंथ की लेके आ, तो आपको उसको बताना चाहिए कि कितने लेंथ की लेके आ, राइट? पर आपके पास कोई सेंटीमीटर, मीटर, फीट, कुछ स्केल्स नहीं है, नो रूलर, नथिंग. तो आपने एक आइडिया की, आपने एक नया स्केल, एक नया यूनिट बनाया. उसके लिए क्या किया, आपने एक लकड़ी बना ली इतने साइज की, लेट्स कॉल इट अ स्टिक, और आपने बोला देख 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक. एक काम कर, 3 स्टिक्स
जितने लेंथ की 1 2 3 3 स्टिक्स जितने लेंथ की लकड़ी काट के लेके आ जाओ। अब आपके पास भी एक स्टिक है और आपने एक और स्टिक बना लिया है उसके लिए। अब वो भी ये स्टिक लेके गया, आपके पास भी ये स्टिक है। अब आपने उसको बताया कि 3 स्टिक की लकड़ी काट के लेके आ, वो भी लेके गया सेम पेन और मतलब सेम कॉपी उसकी, और वो भी 3 काट के लेके आया। अब डू यू थिंक कि आपकी भाषा उसको समझ में आ रही है? यस, बिकॉज आपके हिसाब से 3 स्टिक्स इतना है और उसके हिसाब से 3 स्टिक्स भी इतना ही है। सो योर पर्पज इज सॉल्व। तो ये जो हमने अभी किया इसको बोलते हैं यूनिट बनाया हमने, एक यूनिट बनाया, नया यूनिट। नो मीटर, नो सेंटीमीटर, नो फीट, ये एक नया यूनिट है स्टिक नाम का। 1 stick, 2 stick, so my height is say 15 stick, something like that. Now similarly एटम का मास मेजर करने के लिए हमको एक नया स्केल बनाना पड़ेगा, खुद ही बनाना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने एक आइडिया की। साइंटिस्ट ने बोला कि जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम, कार्बन के लिए हम लोग C यूज करेंगे। सो जो कार्बन एटम है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स हम लोग बाद में बात करेंगे आइसोटोप्स में। बट फिलहाल कार्बन एटम का ये जो प्रकार है, ये जो वैरायटी है C12, उस कार्बन एटम के मेक 12 पार्ट्स, 12 पार्ट्स। सो सपोज आपके पास एक इमेजिनरी कार्बन एटम है, उसके 12 पार्ट्स करो। किसके? C12 जो एक प्रकार है कार्बन एटम का, उसके 12 पार्ट्स करो। नाउ 1 पार्ट ऑफ दिस, ये जो 12 पार्ट्स आपने किए 1 2 3 4 1 2 3 4, आप ऐसे वाटरमेलन काटते हैं ना, तो वाटरमेलन अगर आपने 12 इक्वल पार्ट्स में काटा तो वो जो 1 पार्ट होगा उसको हम लेंगे। सो 1 पार्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। अब फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, एटम बहुत छोटा है, उसका मास kg ग्राम में मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो आपने एक काम किया, आपने बोला कि हम उन्हीं में से एक को यूनिट बना लेते हैं। तो कार्बन के हमने इस एटम के कार्बन 12 जो वैरायटी है, कार्बन की और भी वैरायटीज होती है वैसे, बाद में पढ़ेंगे आप। सो ये जो C12 का एटम है इसके 12 पार्ट्स कर, तो हमने 12 पार्ट्स कर दिए, 12 इक्वल पार्ट्स, 12 पार्ट्स इक्वली, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 1 पार्ट ऑफ दिस, आपने 12 पार्ट कर दिए। अब जो एक पार्ट है उसको आप बोलेंगे 1 यूनिट, राइट। नाउ इफ यू नो दिस, हाइड्रोजन का जो मास है वो है 1 AMU या फिर 1 U सिंपली, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन का इस यूनिट से मास देखोगे, मतलब अभी क्या हुआ देखो, आपने ये 1/12 एक छोटा सा पार्ट कार्बन का बना दिया, ये यूनिट है। अब मैंने इसको बैलेंस पे रखा, तो यहां पर मैंने हाइड्रोजन का एटम रखा और यहां पर वो छोटा 12th पार्ट जो है जिसके मैंने 12 पार्ट किए थे, तो वो जो 1 पार्ट है, 1 पार्ट, वो 1 पार्ट को मैंने यहां रखा। तो यहां है हाइड्रोजन और यहां है वो छोटा सा पार्ट कार्बन का। मैंने देखा कि ये दोनों बैलेंस हो गए, राइट। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, कार्बन के पार्ट को 1 AMU। और अगर ये हाइड्रोजन के साथ बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन भी कितना, 1 AMU। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन कितना है। तो हमने क्या किया, अभी ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन बड़ा है, एक ऑक्सीजन डाला, हमने वो कार्बन का एक पार्ट डाला 1 AMU। हमने देखा कि अभी भी ऑक्सीजन भारी है, फिर 2 AMU, 3 AMU, 4 5 6, ऐसे करते करते जब 16 AMU हुआ तब जाके वो ऑक्सीजन के साथ बैलेंस हुआ। तो अब ऑक्सीजन का मास कितना माना जाएगा, 16 टाइम्स दैट स्मॉल यूनिट विच इज कॉल्ड AMU। क्लियर। सो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, वेरी सिंपली इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको फिर से बता दूं, इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं वैसे, बट yes, that's all for atomic mass unit. इस पे क्वेश्चन है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 1. So let's see that question number 1. It says define atomic mass unit.
So it says mass unit equals exactly 1/12th part of carbon 12 atom. So exactly यही था, कार्बन 12 एटम के 12 इक्वल पार्ट्स कीजिए और वो जो एक पार्ट होगा वो 1 AMU होगा। थोड़े से और एग्जांपल्स लेते हैं तो हमको शायद समझ में आएगा। लेट्स टेक नाइट्रोजन। हमने यहाँ नाइट्रोजन को रखा, नाइट्रोजन इज हेवी। हमने 1 AMU, 2 AMU, 3, 4, 5 ऐसे करके मैंने 14 AMU रखे हैं, तब जाके वो बैलेंस हुआ। सो 14 यूनिट्स, 14 कौन सी यूनिट्स? एटॉमिक मास यूनिट्स। सो ऑल दीज मासेस आर relative masses. These are all relative masses. Why do I call it relative masses? Because इसका यूनिट ग्राम में, केजी में नहीं है। इसका यूनिट किससे रिलेटेड है, किसके रिलेशन में है? कार्बन 12 के एक पार्ट से। क्लियर? सो दिस वाज एटॉमिक मास यूनिट। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, आप पीछे जाओ, फिर से मेरा एक्सप्लेनेशन देखो, तो होपफुली आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने एक्चुअली कर ही लिया था। Why is it not possible to see an atom with naked eyes? The answer is simple. They are so small that you cannot, you have to use some complicated instrument so that आप उसको देख सको, right? So that's all for this video. Next video में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम देखेंगे कि एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं और फिर उनके केमिकल फॉर्मूलाज हम लोग कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन करते हैं? H2O जैसे। सो उसको H2O को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, CO2 को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये सब कुछ। टिल देन पढ़ाई करते रहें एंड सी यू देन।